गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझा था। जो आरबीआई का M1 मेजर है मनी सप्लाई का, उसमें हमने देखा था कि उसमें शामिल करते हैं C प्लस DD प्लस OD, जहां C जनता के पास करेंसी नोट्स और कॉइन्स को दर्शाता है, वहीं DD डिमांड डिपॉजिट्स जो जनता की होती है कॉमर्शियल बैंक के पास उसको दर्शाता है, और जो OD है वो अदर डिपॉजिट्स जो आरबीआई के पास होती हैं उनको दर्शाता है। तो इस प्रकार हमने M1 के कॉन्सेप्ट को समझा था मनी सप्लाई के। और साथ ही साथ हमने देखा था कि जो मुद्रा के पूर्ति करता है वो कौन कौन है। तो उसमें शामिल थे गवर्नमेंट्स, सेंट्रल बैंक, भारत के संदर्भ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और कॉमर्शियल बैंक। तो जहां जो गवर्नमेंट है उसको कॉइन्स जारी करने का अधिकार है, इसी के साथ साथ ₹1 का नोट्स है उसको जारी करने का भी अधिकार है, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको ₹1 के अलावा बाकी जितने भी नोट्स हैं, करेंसी नोट्स, उनको जारी करने का अधिकार है। उसके विपरीत कॉमर्शियल बैंक को ना तो नोट्स जारी करने का अधिकार है और ना ही कॉइन्स जारी करने का अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में फिर भी वो सप्लायर बन जाता है मनी का। तो वो कैसे ये कर पाता है, इसी चीज को आपको समझना है यहाँ, और वो कहलाता है क्रेडिट क्रिएशन। तो वो जितना उसके पास इनिशियली डिपॉजिट होता है पैसा, उससे कई गुना वो उधार दे देता है, और वो उधार किस प्रकार दे पाता है इसी प्रक्रिया को हमें समझना है। और वो ऐसा कर पाता है डिमांड डिपॉजिट्स के माध्यम से। किसी भी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो निर्भर करती है बिजनेस एक्टिविटीज पर, व्यवसायिक क्रियाओं पर, और व्यवसायिक क्रियाएं जो होती हैं, बिजनेस एक्टिविटी होती हैं, वो निर्भर करती हैं इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेस्टमेंट जो निर्भर करता है वो सेविंग पर निर्भर करता है कि इकोनॉमी में सेविंग कितनी हो रही है। तो हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग कर सकता है और उसको जमा कर सकता है बैंकों में, और बैंक बिजनेस फर्म्स को उधार देती हैं जो भी उनके पास जमा हुई है उसके माध्यम से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म्स के बीच में जो इंटरमीडिएरीज का कार्य कर रहे हैं वो कौन है? कॉमर्शियल बैंक है, यानी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट जो भी आपके वित्तीय मध्यस्थ हैं वो कॉमर्शियल बैंक हैं। तो उसी चीज को हमें अच्छे से समझना है। सबसे पहले समझते हैं कॉमर्शियल बैंक क्या होती हैं। It is an institution which perform the function of accepting deposits, granting loan and making investment with the aim of earning profit। अन्य व्यवसायिक संस्थाओं की तरह जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनका भी उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्न करना, यानी लाभ कमाना। इसी के साथ साथ लाभ जो कमाती हैं वो किस प्रकार कमाती हैं उसको हम देखते हैं। तो इनका जो कार्य होता है मुख्य, वो क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो जनता है उनसे जो भी पैसा है उसको जमा कराती हैं, और साथ ही साथ ग्रांटिंग लोन, और उधार देती हैं। चाहे वो उधार गवर्नमेंट्स को हो सकता है, जनता को हो सकता है, या जो भी बिजनेस फर्म्स हैं उनको हो सकता है। इसके साथ ही वो इन्वेस्टमेंट का कार्य भी करती हैं, इस प्रकार से कि उन्होंने लोन दिया किसी बिजनेस फर्म को, उसके थ्रू उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो व्यापारिक बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, उनसे अभिप्राय है कि ऐसी संस्थाएं जो लाभ के उद्देश्य से लोगों से जमायत स्वीकार करती हैं और साथ ही साथ उधार भी देती हैं, ऐसी संस्थाओं को आप कॉमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं। जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक जमायत स्वीकार करती हैं, डिपॉजिट स्वीकार करती हैं लोगों से, तो वो रेट कहलाती है बोरोइंग रेट या उधार लेने की दर, और जिस रेट पे वो उधार देती हैं उसको कहते हैं लेंडिंग रेट्स। और इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसको कहते हैं स्प्रेड, यानी उसका फैलाव। तो जितना ज्यादा ये फैलाव होगा उतना ही जो कॉमर्शियल बैंक है उसको फायदा होगा। तो जो कमाई का मुख्य माध्यम है कॉमर्शियल बैंक का वो यही है कि वो बोरोइंग रेट क्या रखती है और लेंडिंग रेट क्या रखती है। मान लीजिए वो 10% ब्याज दर पर किसी से उधार लेती है और 12% ब्याज दर पर किसी को उधार दे देती है। तो ऐसी स्थिति में जो स्प्रेड है वो 2% के बराबर है। वही क्या है? वो माध्यम है किसका? कॉमर्शियल बैंक का लाभ कमाने का। तो इस प्रकार कॉमर्शियल बैंक लाभ कमाती हैं। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस की वो क्या कार्य करते हैं। तो इसको हमें यहाँ पर संक्षिप्त में समझना है, तो उनको समझते हैं एक करके। सबसे पहला है प्राइमरी फंक्शन। इसके जो प्राथमिक कार्य हैं उनको समझते हैं। तो वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट।
जमा स्वीकार करना, ये बैंक का मुख्य कार्य है। जो भी कॉमर्शियल बैंक है उसका मुख्य कार्य है। तो इसमें वो लोगों से जमा स्वीकार करती हैं, जिसमें वो जमा स्वीकार करती हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट, या इसी को क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। तो जो चालू खाता जमा है वो लोगों से जमा करती हैं, और ऐसी जमाएं होती हैं वे जो भी जमा करता है वो जब चाहे बैंक से डिमांड करने पर निकाल सकता है चेक के माध्यम से। लेकिन इस प्रकार की जमाओं पर कॉमर्शियल बैंक हैं वो किसी प्रकार का पैसा नहीं देती हैं, जबकि उसकी जगह क्या करती हैं कि जो भी जमा किया है जनता ने या व्यक्ति ने, तो उसकी सेवा के रूप में कुछ पैसा भी लेती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि चालू खाता पर ब्याज नहीं मिलता, और साथ ही साथ बैंक क्या लेती है जमा करने वाले से, सेवा प्रभार लेती है। किसके बदले में? क्योंकि वो चेक के माध्यम से कई बार जितनी उसकी इच्छा है वो पैसा निकाल सकता है, जो भी उसने डिमांड डिपॉजिट की है। दूसरा है जमाओं के प्रकार में सावधिक जमाएं, जिसको हम टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, जो एक निश्चित समय अवधि के बाद ही निकाली जा सकती हैं, और ऐसी जमाओं पर ब्याज दिया जाता है जमा करने वाले के लिए, लेकिन इसको चेक के माध्यम से नहीं निकाला जा सकता। और अगली जो जमाएं हैं वो हैं सेविंग डिपॉजिट्स, यानी सेविंग अकाउंट की जमाएं। तो ये जमाएं जनरली जो आपकी करंट अकाउंट की डिपॉजिट्स हैं और टर्म्स अकाउंट्स की डिपॉजिट्स हैं, उनके मध्य में कार्य करती हैं, यानी उसके बीच की होती हैं। इसमें कुछ प्रतिबंध होते हैं कि आप इतनी बार से ज्यादा एक दिन में निकाल नहीं सकते। ये इसमें चेक में भी लिमिट होती है कि इतनी बार से आप ज्यादा चेक के थ्रू भी नहीं ट्रांजेक्शन करते। और साथ ही साथ इसमें जो टर्म्स डिपॉजिट्स है उसकी तुलना में कम इंटरेस्ट भी मिलता है। तो इस प्रकार से तीन तरह से वो जमा स्वीकार करती है, करंट अकाउंट की जमा है, उसके बाद आपकी टर्म्स डिपॉजिट, और कौन सी, सेविंग डिपॉजिट्स। बैंक के प्राइमरी फंक्शंस में जो दूसरा कार्य है वो है एडवांसिंग लोन। जो भी बैंकों के पास जमा होता है वो अपने पास नहीं रखती और जरूरतमंदों को उनके हिसाब से लोन दे देती हैं, और उसी के माध्यम से वो अपनी कमाई करती हैं, यानी प्रॉफिट कमाती हैं। तो ये भी बैंक का मुख्य कार्य है। अब बात करते हैं द्वितीयक कार्य, जो इसके सेकेंडरी फंक्शन है। तो यहाँ देखते हैं हम कि जो उसका द्वितीयक कार्य में पहला पॉइंट दिया है वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी विश्वसनीय ग्राहकों को बैंक हैं जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो एक उनके अकाउंट में खाता ना हो फिर भी कुछ मात्रा में एक लिमिट तक क्या देती हैं, पैसा देती हैं कि वो उस संबंधित मात्रा तक पैसा निकाल सकते हैं। और लेकिन उसके बदले में जिस व्यक्ति ने भी उस पैसे को निकाला है उसको ब्याज पे करना होता है, जितना भी अमाउंट उसने निकाला हुआ होता है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है वो चालू खाते पे ही मिलती है, करंट अकाउंट पर ही मिलती है। और अब जो दूसरा आपका पॉइंट है वो है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी जो बिल ऑफ एक्सचेंज को रखने वाला व्यक्ति है वो परिपक्वता अवधि मैच्योरेशन पीरियड होता है जो, उससे पहले ही बैंक से पैसा निकाल सकता है, लेकिन उसको बैंक उसके बदले में बैंक को कुछ कमीशन देना होता है, और बैंक उस बिल को ले लेता है, और जब वो मैच्योर हो जाता, परिपक्व हो जाता है, तो उस पार्टी से पूरा पैसा वसूल कर लिया जाता है जिस पार्टी से वो संबंध रखता है बिल। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि वो डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कार्य भी करता है। जहां एजेंसी फंक्शन में वह कार्य करता है, जो भी आपके ट्रांसफर ऑफ फंड्स हैं उनको, जैसे बैंक ड्राफ्ट हुआ उसको भेजता है, इसी के साथ साथ जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका लेन देन भी बैंक इस संबंधित कार्य में करता है, यानी एजेंसी फंक्शन में ये चीजें आती हैं। अब बात करते हैं हम जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में वो लॉकर की सुविधा प्रोवाइड करता है, इसी के साथ साथ बहुत ही जो काम के जरूरी डेटा होता है उसको भी बैंक कलेक्ट करता है, जो बहुत ही पॉलिसी मेकिंग में मददगार साबित होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये बैंक के सेकेंडरी
फंक्शंस हैं, उसके द्वितीयक कार्य हैं। अब हम बात करते हैं कि बैंक मनी का क्रिएशन किस प्रकार से करता है, यानी मनी क्रिएशन, या इसी को हम क्या नाम देते हैं, क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। वाई द कॉमर्शियल बैंक थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाई कॉमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज फॉर एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। यानी जो भी कॉमर्शियल बैंकों के पास जितनी जमा होती हैं, उन जमाओं की तुलना में वो उससे कहीं अधिक क्रेडिट का क्रिएशन कर लेता है, साख का क्रिएशन कर लेता है, या हम कह सकते हैं कि वो उधार दे देता है, जितना उसके पास जमा होता है उससे कहीं अधिक उधार दे देता है। तो इसको हमें और आगे समझने के लिए कि इसकी प्रक्रिया को वो कैसे करता है, हमें कुछ मान्यताएं माननी होंगी, अजम्पशंस लेनी होगी। तो उन्हीं अजम्पशन को हम देखते हैं कि कौन कौन सी अजम्पशन हमें लेनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली जो अजम्पशन है वो है द एंटायर कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज ऑन यूनिट एंड नॉन एज बैंक। तो जो पूरा बैंकिंग व्यवस्था है उसको हम ये मान के चलते हैं कि वो एक इकाई के रूप में कार्य कर रही है, यानी वो एक ही इकाई है और उसका हम नाम देते हैं, मान लीजिए बैंक्स नाम देते हैं। अब बात करते हैं उसकी दूसरी जो भी अजम्पशन है उसकी, आर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट इन द इकोनॉमी आर रोटेड थ्रू द बैंक्स ओनली, दैट इज थ्रू यूज चेक ओनली। यानी जो भी प्राप्तियां और भुगतान किए जा रहे हैं, रिसीप्ट्स हों चाहे वो पेमेंट्स हों इकोनॉमी में, वो किसके माध्यम से किए जा रहे हैं, बैंक के माध्यम से किए जा रहे हैं। और बैंक में भी किसके माध्यम से किए जा रहे हैं, ओनली चेक्स के माध्यम से किए जा रहे हैं, यहाँ कैश का यूज नहीं किया जा रहा है। अगर ये दो अजम्पशन मान के हम चलते हैं तो हम समझ सकते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन किस प्रकार होता है। अब कॉमर्शियल बैंक कितना क्रेडिट क्रिएशन कर पाएगी, साख का सृजन कर पाएगी, वो दो फैक्टरों पर डिपेंड करता है और उन्हीं दो फैक्टरों को हमें समझना है, जिसमें से हमारा जो पहला फैक्टर है जिसपे साख की मात्रा निर्भर करती है कि कितनी होगी, वो है प्राइमरी डिपॉजिट से। जो प्राथमिक जमा होती हैं, जो जनता द्वारा किसके पास जमा होती हैं, कॉमर्शियल बैंक के पास होती हैं, तो ये क्या होती हैं, दीज आर कैश डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक्स बाय द पीपल। यानी लोगों द्वारा जो कैश जमा किया जाता है कॉमर्शियल बैंक के पास, उनको हम प्राइमरी डिपॉजिट्स बोलते हैं। दीज आर ए पार्ट ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक। जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स होता है उसका ये हिस्सा होती हैं। और दूसरा है आपका लीगल रिजर्व रेशियो, इसको हम शॉर्ट में LLR बोलते हैं। तो लीगल रिजर्व रेशियो को समझते हैं। लीगल रिजर्व रेशियो इज द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक विच लीगली कंपल्सरी फॉर द कॉमर्शियल बैंक टू कीप इन फॉर्म्स ऑफ कैश एंड लिक्विड एसेट एज रिजर्व। तो जो भी जमाएं होती हैं उसका एक हिस्सा बैंक्स को पास रखना होता है, किसके रूप में, चाहे वो कैश के रूप में हो सकता है या लिक्विड्स के रूप में हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। अब बात करते हैं हम कि किस प्रकार से जो प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन की वो की जाती है, यानी प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। टेबल के माध्यम से क्रेडिट क्रिएशन को समझने से पहले हम समझते हैं कि बैंक नगद जमाओं का एक हिस्सा ही क्यों अपने पास रखता है। तो उसे पता होता है उसके ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर कि जो भी पैसा निकालने वाले हैं वो एक साथ पूरा पैसा निकालने नहीं आएंगे, जो भी उसके पास जमा होता है। और साथ ही साथ वो ये भी जानता है कि जो जमाओं का हो रही हैं वो सतत रूप से जमाएं होती रहेंगी। इस टेबल के माध्यम से हम समझते हैं कि बैंक को, जो भी कॉमर्शियल बैंक है, वो क्रेडिट क्रिएशन किस प्रकार करती हैं। माना बैंक के पास जो इनिशियल डिपॉजिट है, यानी प्रारंभिक रूप से जो जमाएं हुई हैं वो कितनी हैं, वो है आपकी 1000 के बराबर। और यहाँ पर हम देखते हैं जो भी कैश रिजर्व है, जिसे हम LLR बोलते हैं, वो है 10%। टोटल जमा जो भी जमा हो रही है उसका कितना परसेंट, 10% है। बैंक क्या करती हैं कि जो भी 1000 के बराबर उन्हें जमाएं प्राप्त हुई हैं उसका 10% कैश रिजर्व के रूप में रखकर बाकी किसी अन्य व्यक्ति को कितने के बराबर, 900 रुपए के बराबर लोन दे देती हैं। और हमने अभी यहाँ पर एक चीज माना है कि सारा लेन देन किसके माध्यम से हो रहा है, बैंक के माध्यम से हो रहा है, और बैंक एक इकाई के रूप में कार्य कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जो भी ऋणी व्यक्ति है वो किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर देगा, उसका भुगतान कर देगा। तो वो उसका जैसे ही भुगतान करता है वो बैंकों के पास फिर
से जमा के रूप में प्राप्त हो जाएगी, यानी उसकी मांग जमा बढ़ जाएंगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं जैसे ही 900 रुपये आया उसके माध्यम से फिर से वो 10% जो भी कैश रिजर्व है किसका, बैंक का, वो रख लेती है एल आर के रूप में। 90 हुआ इसका 900 का, और बाकी जो भी है वो अन्य व्यक्ति को ऋण दे देता है, वो 810 के बराबर। अब ये अन्य व्यक्ति जो ऋण है वो भी किसी अन्य को भुगतान ही करेगा, और सारा लेन देन बैंकों के माध्यम से हो रहा है। तो और ये भी पता है हमें कि वो जनरली किसके माध्यम से हो रहा है, चेक के थ्रू वो हो रहा है। कभी भी बैंक कैश में जनरली भुगतान नहीं करता, वो क्या करता है कि जिसको भी ऋण दे रहा होता है उसके नाम का एक खाता खोल देता है, उसमें उसको शो करता है कि आपके खाते में इतने पैसे हैं, और वो जो भी व्यक्ति होता है जिसका खाता होता है वो जब चाहे उसको आहरित कर लेता है, यानी निकाल सकता है। अब यही 800 किसी अन्य के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि जिसने भी ये ऋण लिया है वो किसी को भुगतान करने के लिए लिया है, क्योंकि पेमेंट करना है किसी को। तो जैसे ही वो बैंक के पास पहुंचता है, अब बैंक की जो मांग जमा है वो बढ़ जाएंगी, डिमांड डिपोजिट बढ़ जाएंगे, और उसके माध्यम से वो 10% टोटल का 810 का 81 अपने कैश रिजर्व में रख लेता है, और बाकी जो भी है वो किसको, किसी अन्य को उधार दे देता है 729 के बराबर। अब यही प्रक्रिया और आगे चलती है कि जिसके पास ये पहुंचता है पैसा, वो भी किसी को भुगतान करने के लिए लिया होता है उधार के रूप में, तो वो भी जिसको भुगतान करता है उसके माध्यम से फिर से बैंक के पास वो पैसा पहुंच जाता है 729 के रूप में। और जैसे ही वो पहुंचता है उसके माध्यम से उसकी बैंक की मांग जमा बढ़ जाती हैं, और उसका 10% बैंक अपने पास, जो भी कॉमर्शियल बैंक है वो एल आर के रूप में अपने पास रख लेती हैं, और बाकी को किसी अन्य को उधार दे देती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कॉमर्शियल बैंक यही प्रक्रिया अपनाती हैं। कब तक, जब तक कि जो भी कैश रिजर्व किसके बराबर ना हो जाए, जो इनिशियल डिपॉजिट हुआ है उसके बराबर ना हो जाए, तब तक यही प्रक्रिया वो अपनाती हैं और उधार देती रहती हैं। उसके साथ साथ उनके पास जमा भी होता रहता है, और उसका एक निश्चित रेशियो किसके रूप में जमा होता रहता है, एल आर के रूप में जमा होता रहता है। तो यह प्रक्रिया कब तक चलती है, ये प्रक्रिया चलती है जब तक कि जो भी आपका एल आर किसके बराबर ना हो जाए, वो बराबर ना हो जाए, जो भी इनिशियल डिपॉजिट है उसके बराबर ना हो जाए, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब हम लोग देखते हैं कि उसने प्राथमिक जमाओं के कितने गुने के बराबर साख का सृजन किया। तो हम देखते हैं कि प्राथमिक जमाएं यहाँ पर कितने के बराबर थी, 1000 के बराबर थी, जबकि वो कितने के बराबर डिपॉजिट से प्राप्त कर लिया उसने, 10,000 के बराबर, यानी उसने 10 गुना जो भी क्रेडिट क्रिएशन है वो कर लिया है। किसके रूप में, अपने इनिशियल डिपॉजिट्स के रूप में, कि इनिशियल डिपॉजिट 1000 का हुआ, जबकि उसने टोटल डिपॉजिट कितने का बना लिया, 10,000 का। तो जो भी पहला बार जमा होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल डिपॉजिट, और बाकी जो भी बाकी जमा होंगी बाद में इस प्रक्रिया में, वो क्या कहलाएंगी, सेकेंडरी डिपॉजिट्स कहलाएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी कैश रिजर्व है और लोन है वो किसके बराबर है, टोटल डिपॉजिट्स के बराबर है। तो यहाँ हम मानेंगे कि जो भी कैश रिजर्व रखा होता है वो मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि मनी सप्लाई का हिस्सा क्या होता है, जो भी उनका डिमांड डिपॉजिट हुआ होता है, जितनी उसकी देनदारी होती है बैंक की वो होती है। यहाँ पर कितने के बराबर होगी, 10,000 के बराबर डिमांड डिपॉजिट हो गए हैं उसके, तो यही मनी सप्लाई का हिस्सा होंगी। अब हम देखते हैं कि जो उसने 10 गुना शुरुआती जमाओं का बना लिया है टोटल डिपॉजिट्स, तो वो किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है मनी मल्टीप्लायर, यानी जितना भी वो गुना होता है वो क्या कहलाता है, मनी मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले हम मनी मल्टीप्लायर की जो भी मीनिंग है उसको समझते हैं। मनी मल्टीप्लायर, इसी को क्रेडिट मल्टीप्लायर या इसी को क्या नाम से जानते हैं, डिपॉजिट मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं, मुद्रा गुणक। और ये क्या है, क्रेडिट मल्टीप्लायर मेजर द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स विच एवरी यूनिट्स ऑफ मनी इज कीप एज रिजर्व। तो मनी मल्टीप्लायर का यहाँ आशा है कि जो भी वो ये मुद्रा की एक इकाई को रिजर्व के रूप में रखकर कितने उस इकाई की तुलना में गुना ज्यादा उधार दे पा रहा है, क्रेडिट
क्रिएशन कर पा रहा है उसी को क्या नाम देते हैं हम, मनी मल्टीप्लायर का नाम देते हैं। यानी रिजर्व के रूप में मान लीजिए अगर वो यहाँ 1 रुपये रख रहा है तो वो उधार के रूप में कितना दे पा रहा है, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ वो 10 गुना दे पा रहा है, यानी 1 रुपये का कितना 10 गुना। तो यहाँ पर जो मनी मल्टीप्लाई की वैल्यू हुई वो कितने के बराबर हुई, 10 के बराबर हुई, कि रिजर्व उसने इतना रखा तो उसके बदले में, उस रिजर्व के बदले में कितना ज्यादा उसने उधार दिया। तो वही क्या शो करता है, वो करता है आपका मनी मल्टीप्लायर शो करता है। और इसका जो फॉर्मूला है वो है मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/LLR। तो जो आपका लीगल रिक्वायर्ड रेशियो है वो किससे, इस जो भी आपका मनी मल्टीप्लायर है उससे विपरीत संबंध रखता है। तो जितना LLR कैश रिजर्व रेशियो होगा उतना ही क्या होगा, कम कैपेसिटी होगी मनी मल्टीप्लायर की, और जितना कम ये LLR होगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटी होगी मनी मल्टीप्लायर की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनमें क्या है, विपरीत संबंध है, यानी अपोजिट संबंध है। तो उसको हम लोग आगे समझ लेते हैं, यानी रिलेशनशिप बिटवीन मनी मल्टीप्लायर एंड LLR। तो हाइयर द वैल्यू ऑफ LLR, लोअर द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। उसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ LLR जो है आपका LLR वो कितने के बराबर है, 10% के बराबर है। तब हम पता कर सकते हैं मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू को पता कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, 1 ये हो जाएगा आपका 0.10 ये हो जाएगा। तो इसको इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितने के बराबर प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये प्राप्त हो जाएगा आपका 10 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही आप 1 में 0.10 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये कितने के बराबर प्राप्त हो जाएगा, 10 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में लिया है, कितना इनिशियल डिपॉजिट लिया है, 10,000 के बराबर लिया है, और जो टोटल डिपॉजिट हो जाता है वो 10,000 के बराबर। तो जब हम आरंभिक जमाओं का जो भी मुद्रा गुणक है, आरंभिक जमाओं का यहाँ मतलब है इनिशियल डिपॉजिट, तो 1,000 हमारी आरंभिक जमाएं थी और उसका मल्टीप्लाई उस किससे कर देंगे, मनी मल्टीप्लाई। तो मनी मल्टीप्लाई कितने के बराबर है, 10 के बराबर आया है, क्योंकि कितने परसेंट हमने LLR माना है, 10% माना है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा टोटल डिपॉजिट, ये हो जाएगा, इसी को हम मनी क्रिएशन बोलेंगे, 10,000 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मनी मल्टीप्लायर के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि इनिशियल डिपॉजिट का कितना जो भी है उधार दिया जाएगा, किसके द्वारा, कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा। तो इस प्रकार से जो आपका मनी मल्टीप्लायर का LLR से रिलेशन है वो किस प्रकार का है, रेसिप्रोकल, विपरीत संबंध है। आपको एक चीज ध्यान रखना है, वो भी कब, जब आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको जो भी इसके जो राउंड्स हैं इन सभी राउंड्स को पूरा करने की जरूरत नहीं है कि पूरा भरते जाएं। अगर आप ये पूरा भरेंगे तब तो आपका पूरा समय भी निकल जाएगा एग्जाम का और आप इस संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको केवल 2-3 राउंड लिखना है यहाँ, और फिर बाद में क्या करना है, इस तरह से डेट डेस देख के, और यहाँ की जो वैल्यू है ये आप पता कर सकते हैं। किस प्रकार से वो पता कर सकते हैं कि आपका जो LLR है, ये LLR है, उसको उसके माध्यम से मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू पता कर लेंगे। तो हम लोगों ने अभी जो एग्जांपल में समझा कि LLR कितना है, 10% है, तो इसके माध्यम से हम मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू पता कर लेंगे। और वो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसे पता की, 1/0.10 के बराबर। तो ये 10 आ गया, और इसमें इस 10 में जो आपका ये इनिशियल डिपॉजिट है इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें जो भी यहाँ पर जो वैल्यू दिख रही है आपकी 10,000, ये अपने आप पता चल जाएगी। और आप यहाँ डेट डेस करके सीधे यहाँ 10,000 लिख देंगे, और इस 10,000 से सीधे, यानी इस वैल्यू से सीधे आपकी जो शुरुआती वैल्यू है इसको माइनस कर देंगे। तो आपको जो आपकी लास्ट वैल्यू दिख रही है ये 9,000 के बराबर, ये पता चल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पूरा टेबल को भरने की जरूरत नहीं है। आप क्या क्या करेंगे, इनिशियल डिपॉजिट से मनी मल्टीप्लायर के माध्यम से मनी मल्टीप्लायर का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, किसके साथ, इनिशियल डिपॉजिट के साथ। तो आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी, और इसमें से माइनस कर देंगे 1,000 को, यानी जो भी जितना इनिशियल डिपॉजिट है, तो आपको क्या पता चल जाएगा, जो भी लोन दिया है वो पता चल जाएगा।
अब हम बात करते हैं कि अगर LLR का जो परसेंट है उसको बढ़ा दिया जाए तो जो भी आपका डिपॉजिट्स है वो क्या हो जाएगा, या लोन देने की मात्रा हो जाएगी वो बैंक की कम हो जाएगी। और अगर इस LLR को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो बैंक की जो भी कैपेसिटी होगी लोन देने की या डिमांड डिपॉजिट्स की वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 10% अभी हम लोगों ने लिया, इसकी जगह कितना परसेंट कर लें हम, 20% कर लें। तो ऐसी स्थिति में जो भी मनी मल्टीप्लाई की वो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ कर देंगे 0.20। तो ये आ जाएगी आपकी 5, और इससे किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सही, इनिशियल डिपॉजिट के साथ करेंगे। तो ये कितने के बराबर डिपॉजिट्स कर पाएगा, केवल 5000 की पास। यानी जब दुगना कर दिया LLR तो जो भी कैपेसिटी है डिपॉजिट्स की वो कितनी हो गई, आधी हो गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि LLR और जो भी क्रेडिट क्रिएशन है उसमें विपरीत संबंध हमें देखने को मिलेगा। जितना ज्यादा हम बढ़ाते जाएंगे LLR उतना ही बैंक की, कॉमर्शियल बैंक की कैपेसिटी क्रेडिट क्रिएशन की कम हो जाएगी, और जितना LLR की वैल्यू कम होगी उतनी ही उनकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी क्रेडिट क्रिएशन की। अब हम समझते हैं लिमिटेशन ऑफ मनी क्रिएशन, या इसी को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। यानी किन चीजों से जो भी साख सृजन है वो प्रभावित होता है और किसकी वजह से वो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। जो भी बैंक आपकी कॉमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, तो उसकी मात्रा निर्भर करती है। जो भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं स्क्रीन पर उन पर सबसे पहला पॉइंट दिया है टोटल कैश रिजर्व इन द कंट्री। अगर इकोनॉमी में ज्यादा कैश है तो ऐसी स्थिति में ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा, क्योंकि बैंकों के पास जाएगा पैसा तो उनके पास जो इनिशियल डिपॉजिट है वो अधिक होगा। तो ऐसी स्थिति में वो ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे। इसके साथ साथ रेशियो ऑफ कैश रिजर्व, अगर LLR ज्यादा मात्रा में रखना पड़ेगा तो वो क्या होगा, कम क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे, और अगर कम मात्रा में रखना होगा तो ज्यादा कर पाएंगे। इसके साथ साथ डिमांड फॉर कैश बाय द पब्लिक, अगर जनता कैश से ज्यादा ट्रांजेक्शन करती है तो ऐसी स्थिति में बैंकों के पास इनिशियल डिपॉजिट कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। अगर कैश की जगह वो चेक के माध्यम से ज्यादा लेन देन करती है इकोनॉमी में जनता, तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा, क्योंकि इनिशियल डिपॉजिट बैंकों के पास ज्यादा पहुंचेगा। अगला है बिजनेस कंडीशन, यानी अगर बूम की स्थिति है, प्रोस्पेरिटी है इकोनॉमी में, तो ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। ऐसी स्थिति में ज्यादा जमा होगा और बैंकों की जो क्रेडिट क्रिएशन की पावर होगी वो ज्यादा होगी। और अगर रिसेशन की स्थिति है तो बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन की जो पावर है वो कम हो जाएगी। इसके साथ ही साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, जो केंद्रीय बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति होती है, वो भी प्रभावित करती है। अगर कॉमर्शियल बैंक की कॉन्ट्रैक्शनरी मौद्रिक पॉलिसी चल रही है तो बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक है वो कम क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे, क्योंकि LLR की मात्रा कॉमर्शियल बैंक बढ़ा सकती है। अगर वो विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपना रही है केंद्रीय बैंक, तो क्रेडिट क्रिएशन की जो भी कैपेसिटी होगी कॉमर्शियल बैंक की वो बढ़ जाएगी। धन्यवाद।